संजना बस स्टॉप पर खड़ी थी और बस का इंतजार कर रही थी। तभी अनुष्का की गाड़ी वहाँ पर आकर रुकती है। संजना, चल गाड़ी में बैठ। नहीं अनुष्का, तू जा, मेरी बस आती ही होगी। अरे पागल है क्या? मेरे होते हुए तू बस से क्यों जाएगी? हम दोनों को एक ही जगह जाना है, फिर इतनी फॉर्मेलिटी क्यों? अब आ जा। संजना अनुष्का की गाड़ी में बैठ जाती है। फिर दोनों लड़कियाँ कॉलेज आ जाती हैं। दोनों ने एक ही कॉलेज में दाखिला लिया था। संजना रोज अनुष्का को बस स्टॉप पर मिल जाती और अनुष्का उसे अपनी गाड़ी में बिठा लेती। धीरे धीरे दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई। दोनों एक साथ ही कॉलेज जाती। संजना का सीधा और सरल स्वभाव अनुष्का को बहुत अच्छा लगा, लेकिन कॉलेज के दूसरे लड़के लड़कियों को अनुष्का का संजना से दोस्ती रखना अच्छा नहीं लगता था। अनुष्का के माता पिता को भी जब ये बात पता चलती है तो वो भी उसे संजना से बात करने के लिए मना करते हैं। अनुष्का बेटी, संजना को अपनी गाड़ी में मत घुमाया करो। गरीब लोग हमारी दोस्ती के लायक नहीं होते हैं। लेकिन पापा, संजना में बुराई क्या है? सिर्फ यही कि वो गरीब है। नैना बेटी, ये गरीब लोग हम अमीरों से इसीलिए दोस्ती करते हैं ताकि ये हमसे पैसे लूट सकें। माँ, संजना ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। सच कहूँ तो संजना गरीब जरूर है, लेकिन पूरे कॉलेज में उसके जैसी खुददार लड़की कोई नहीं है। अनुष्का कभी संजना को अपने घर लाती तो उसके माता पिता संजना को देखकर बुरा मुंह बना लेते थे। अनुष्का, तुझे नहीं लगता कि तुझे मुझ जैसी गरीब लड़की से दोस्ती नहीं करनी चाहिए? तेरे माता पिता, यहाँ तक कि कॉलेज के अमीर लड़के लड़कियाँ भी तुझे मुझसे बात करने के लिए मना करते हैं, क्योंकि मैं बहुत गरीब हूँ। संजना, अमीर गरीब क्या होता है ये सब मैं नहीं जानती। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि इस कॉलेज में तू मुझे सबसे अच्छी लगती है। आज शाम को कॉलेज के बाद हम घूमने चलेंगे। घूमने? लेकिन कहाँ? वो तो मैं शाम को ही बताऊंगी। शाम को कॉलेज के बाद दोनों सहेलियां गाड़ी में बैठकर घूमने चली जाती हैं। अनुष्का की गाड़ी एक बड़े से रेस्टोरेंट के बाहर रुकती है। अनुष्का, ये तू मुझे कहाँ ले आई? ये तो बहुत ही महंगा रेस्टोरेंट है। हाँ तो क्या हुआ? तू डर क्यों रही है? अंदर तो आ। अनुष्का संजना को लेकर रेस्टोरेंट के अंदर आती है। संजना देखती है कि रेस्टोरेंट के अंदर अनुष्का ने संजना के बर्थडे सेलिब्रेशन का इंतजाम किया था और कॉलेज के लड़के लड़कियां वहां उन दोनों का इंतजार कर रहे थे। सभी ने एक साथ संजना को बर्थडे विश किया। अनुष्का, ये सब क्या है? तूने मेरे लिए इतना खर्चा क्यों किया? संजना, आज तेरा बर्थडे है। तुझे क्या लगता है कि तू नहीं बताएगी तो मुझे पता नहीं चलेगा? ये सब मेरी तरफ से तेरे लिए एक छोटा सा तोहफा है। फिर अनुष्का संजना से केक कटवाती है और सभी को अपनी तरफ से पार्टी देती है। पार्टी में आए सभी लड़के लड़कियां संजना के लिए कुछ न कुछ उपहार लाए थे। दोनों सहेलियों की दोस्ती दिन प्रतिदिन गहरी होती जा रही थी। अनुष्का संजना को महंगे गिफ्ट दिया करती थी, तो वहीं संजना अनुष्का के लिए घर से कभी खीर तो कभी गाजर का हलवा बना कर लाती। इसी तरह मुझे खिलाती रहेगी तो मैं मोटी हो जाऊंगी। दोनों सहेलियां हंसने लगती हैं। कॉलेज के लड़के लड़कियां अनुष्का को संजना से दूर रहने की सलाह देते, लेकिन अनुष्का संजना से कभी भी दूर नहीं रहती। धीरे धीरे कॉलेज के दिन पूरे हो गए और दोनों सहेलियों की पढ़ाई खत्म हो गई। अब दोनों की शादी की तैयारियां चल रही थी। अनुष्का और संजना रोज तो नहीं मिल पाती थी, लेकिन दोनों फोन पर घंटों बातें करती। एक दिन अनुष्का अपनी शादी का कार्ड लेकर संजना के घर आई। अरे अनुष्का, तू कैसी है अचानक? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तेरे लिए नाचने गाने और खुशियाँ मनाने का मौका लेकर आई हूँ। मतलब कोई पार्टी है क्या? पार्टी नहीं, मेरी शादी है। शादी कब है? अगले हफ्ते, और तुझे मेरी शादी में जरूर आना है। ये सुनकर संजना उदास हो जाती है। क्या बात है संजना, तुझे मेरी शादी की कोई खुशी नहीं है? मैं तो समझती थी कि मेरी शादी से सबसे ज्यादा खुश तू होगी। नहीं अनुष्का, ऐसी बात नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ।
फिर क्या बात है, तू क्यों उदास है? अनुष्का, मैं तेरी शादी में नहीं आ सकती। हाँ, तू मेरी शादी में क्यों नहीं आ सकती? देख अनुष्का, तू अमीर है, तेरी शादी में बड़े बड़े अमीर लोग आएंगे। मैं गरीब हूँ, मेरे पास अमीरों की शादी में पहनकर जाने के लिए ना तो अच्छे कपड़े हैं और ना ही गहने। मैं तेरी शादी में आऊंगी तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, शायद मुझे कोई शादी में घुसने भी ना दे। कैसी बात करती है संजना, मेरे होते हुए तुझे ये सब सोचने की कोई जरूरत नहीं है। चल मेरी गाड़ी में बैठ। लेकिन हम कहाँ जा रहे हैं? तो चल तो सही। अनुष्का संजना को अपने साथ शॉपिंग मॉल में लेकर जाती है। अनुष्का, तू मुझे यहाँ क्यों लेकर आई है? तुझे यहाँ इसलिए लेकर आई हूँ ताकि तू मेरी शादी में न आने का कोई बहाना न बना सके। अनुष्का संजना को शॉपिंग मॉल में ले जाती है और उसे शादी में पहनने के लिए नए कपड़े, ज्वेलरी, सैंडल और मेकअप का सामान दिलाती है। अनुष्का, ये सब बहुत महंगे हैं। मेरी सहेली से बढ़कर कुछ भी नहीं है, ये सब तो मेरी शादी में पहन कर आना। शॉपिंग कराने के बाद अनुष्का संजना को उसके घर छोड़ देती है। संजना को भी अब अनुष्का की शादी का बेसब्री से इंतजार था। अनुष्का ने शॉपिंग तो करा दी है, लेकिन उसकी शादी में मुझे कोई महंगा उपहार लेकर जाना होगा, नहीं तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। फिर संजना अपनी माँ से कुछ पैसे मांगती है। संजना बेटी, महंगा उपहार खरीदने के लिए हमारे पास उतने पैसे भी तो होने चाहिए। मेरे पास सिर्फ 500 रुपए पड़े हुए हैं, तेरी बाबूजी ने दिए थे, मैंने उसी में से बचा कर रखे हैं। तो 500 रुपए से कोई उपहार खरीद ले। ये सुनकर संजना मायूस हो जाती है, लेकिन उसके पास इसके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं था। वो 500 रुपए लेकर एक फोटो फ्रेम खरीद लेती है। अनुष्का को ये फोटो फ्रेम उपहार में दूंगी। फिर शादी वाले दिन संजना ऑटो रिक्शा से अनुष्का की शादी में पहुंचती है। अनुष्का की शादी शहर के सबसे महंगे होटल से हो रही थी। शादी में सारे मेहमान अपनी अपनी गाड़ियों से आ रहे थे। ऐसे में जब संजना ऑटो रिक्शा से उतरती है तो होटल के बाहर खड़ा गार्ड उसे अंदर जाने से रोक देता है। मैडम, आप अंदर नहीं जा सकती। क्यों? मैं अंदर क्यों नहीं जा सकती? शायद आप गलत जगह पर आ गई हैं। यहाँ शहर के सबसे अमीर कारोबारी की बेटी की शादी हो रही है। मुझे पता है, अनुष्का की शादी हो रही है ना? हाँ, लेकिन आपको कैसे पता है? क्योंकि अनुष्का मेरी सहेली है, उसी ने मुझे शादी में बुलाया है। ये देखिए शादी का कार्ड। ओह सॉरी, दरअसल इस शादी में सभी अमीर लोग अपनी अपनी गाड़ियों से आ रहे हैं। ऑटो रिक्शा से यहाँ कोई भी नहीं आता। ठीक है, आप अंदर जा सकती हैं। संजना को गार्ड की ये हरकत बहुत बुरी लगती है, लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं कहती और अंदर चली जाती है। अंदर संजना दुल्हन बनकर बैठी हुई थी। अरे संजना, शादी में पहनने के लिए इतनी महंगी ड्रेस, ज्वेलरी और सैंडल, ये सब तुम्हारे पास कैसे आए? मुझे तो लगता है किसी से उधार मांग कर लाई है। लेकिन ये किससे उधार मांगेगी? इसके तो सारे दोस्त भी गरीब ही होंगे। एक अनुष्का ही अमीर सहेली है इसकी। हाँ, तो अनुष्का को ही लूट लिया होगा। वैसे भी हर बार ये अनुष्का से ही पैसे लूटती है। कभी बर्थडे के बहाने से उससे खर्च करवाती है, तो कभी किसी और बहाने से। इस बार अनुष्का की शादी में पहनने के लिए उसी से खर्च करवाए होंगे। तभी अनुष्का के माता पिता भी वहाँ पर आ जाते हैं और संजना को देखकर कहते हैं, अनुष्का बेटी, अपनी सहेली को टैक्सी से आने के लिए भी पैसे दे देती। हमने तेरी शादी 5 स्टार होटल में इसलिए नहीं की कि कोई मेहमान ऑटो रिक्शा से आकर हमारी नाक कटवा दे। और थोड़ा अमीरों की तरह बात करना भी सिखा देती। शादी में सब संजना की बहुत बेइज्जती करते हैं। संजना की आंखों में आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ता है। संजना जाने ही वाली थी कि अनुष्का ने उसे रोका। संजना कहाँ जा रही है? अनुष्का, मुझे नहीं पता था कि अमीरों की शादी में गरीबों की बेइज्जती की जाती है। मुझे मत रोक, जाने दे मुझे। नहीं संजना, तू कहीं नहीं जाएगी। जाएंगे तो वो लोग जो तेरी बेइज्जती कर रहे हैं। अगर तू चली गई तो मैं भी तेरे साथ जाऊंगी। मैं ये शादी नहीं करूंगी।
पापा मम्मी और मेरी शादी में आए सभी लोगों को मैं ये बात बताना चाहती हूँ कि संजना वही लड़की है जिसने मुझे पहली बार बस स्टॉप पर गुंडों से बचाया था। उस दिन बस स्टॉप पर मेरी गाड़ी खराब हो गई थी, तब मुझे कुछ गुंडों ने घेर लिया था। तब संजना ने मुझे उनसे बचाया था। इतना ही नहीं पापा मम्मी, आप दोनों अपने अपने कामों में इतने बिजी होते थे कि आपको पता ही नहीं चलता था कि कब कब मेरी तबीयत बिगड़ी। जब भी मेरी तबीयत बिगड़ी, संजना ही मुझे लेकर डॉक्टर के पास जाती और मेरी सेवा करती थी। संजना पैसों से गरीब जरूर है, लेकिन दिल से अमीर है। इसके संस्कार ही इसकी धन दौलत है। अनुष्का की ये बात सुनकर वहाँ मौजूद सभी शर्मिंदा हो जाते हैं और संजना से माफी मांगते हैं, जिसके बाद संजना अनुष्का की शादी में खूब इंजॉय करती है। बहुत समय पहले की बात है। सोनापुर नाम के गांव में 3 बहनें अपनी चाची के साथ रहती थी। उनकी चाची उनसे घर का सारा काम करवाती थी और तो और वो उन्हें हमेशा चिल्लाती और मारती भी थी। वो खुद तो स्वादिष्ट खाना खाती, लेकिन तीनों बहनों को खाने के लिए बासी खाना ही देती थी। चाची का अपना भी एक बेटा था जिससे चाची बहुत प्यार करती थी और उसे हर चीज ला कर देती थी। ऐसे ही एक दिन तीनों बहनें सुबह में देर तक सो रही थी कि तभी वहाँ पर उनकी चाची गुस्से में आ जाती है और उन्हें चिल्लाते हुए कहती है, अरे ओ महारानियों, ये कोई तुम्हारे बाप का घर नहीं है जो तुम आराम फरमा रही हो। उठो और उठकर काम करो। काम करोगी तो ही खाना मिलेगा, वरना तीनों को भूखे ही रहना पड़ेगा। फिर बैठकर तीनों रोती रहना। चाची के इतना कहते ही तीनों बहनें उठकर बैठ जाती हैं। तभी रानी कहती है, माफ करना चाची जी, कल हम बहुत थक गई थी, इसीलिए उठने में थोड़ा सा लेट हो गया। मैं बस जा रही हूँ काम करने के लिए। इतना कहकर रानी काम करने के लिए वहाँ से चली जाती है। दीदी, हमारे मम्मी पापा कहाँ हैं? वो कब आएंगे? इतने साल हो गए हैं, वो आज तक हमसे मिलने क्यों नहीं आए दीदी? तारा, हमारे मम्मी पापा नेपाल में रहते हैं, इसलिए वो इतनी जल्दी हमसे मिलने नहीं आ सकते। पर तुम चिंता बिल्कुल भी मत करो, वो बहुत जल्द हमसे मिलने आएंगे। दीदी, मम्मी पापा जब आएंगे ना, तो मैं चाची जी की शिकायत करूंगी कि ये हम तीनों को कितना मारती है, कभी भी हमको प्यार नहीं करती। दीदी, मम्मी पापा से बोलो ना, जल्दी से वापस आ जाएं, मुझे उनकी बहुत याद आती है। हाँ मेरी प्यारी बहन, मैं मम्मी पापा से कहूँगी कि वो जल्दी से आ जाएं। हम तीनों को उनकी बहुत याद आती है। इतना बोलकर चंदा भी काम करने के लिए वहाँ से चली जाती है और रानी से आकर कहती है, दीदी, हम कब तक तारा से ये बात छुपाते रहेंगे कि माँ पापा कभी भी नहीं आएंगे? वो कई साल पहले मर चुके हैं, हमें छोड़कर चले गए हैं। नहीं बहन, अभी तारा बहुत छोटी है, इसलिए उसे ये बात बताना सही नहीं होगा। और फिर वो दोनों बहनें अपने अपने काम में लग जाती हैं। जहाँ रानी खाना बनाती है तो वहीं चंदा कपड़े धोती है और छोटी सी तारा पूरे घर में झाड़ू लगाती है। ऐसे ही काम करते हुए उनका पूरा दिन बीत जाता है, जिस वजह से तीनों बहनें थक कर थोड़ा आराम कर रही होती हैं कि तभी चाची गुस्से में वहाँ पर आ जाती है और उन पर गुस्सा करने लगती है। अरे तुम सबको किसने कहा आराम करने को? काम चोर करम जली, खाना बनाने के लिए लकड़ियाँ क्या तुम्हारा बाप लेकर आएगा? जल्दी से अपना अपना मुँह उठाओ और जंगल से लकड़ियाँ लेकर आओ, क्योंकि मेरा बेटा बस आने ही वाला है। फिर वो तीनों बहनें लकड़ियाँ ढूंढने के लिए जंगल में चली जाती हैं और लकड़ियाँ चुनकर उन्हें घर ले आती है और जल्दी जल्दी अपने भाई के लिए खाना बना लेती है। तभी कुछ देर में विनोद भी घर वापस आ जाता है। माँ, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, जल्दी से बस खाना लगा दो। अभी लाई मेरा बच्चा, तू हाथ मुँह धो ले, मैं टेबल पर खाना लगा देती हूँ। फिर विनोद हाथ मुँह धोकर आता है और खाना खाने लगता है। माँ, ये क्या कितना बकवास खाना बनाया है, इसमें कोई स्वाद ही नहीं है। मैं पूरा दिन मेहनत करके वापस आता हूँ,
काम करके आता हूँ ये खाने के लिए। रुक, मैं अभी इन चुड़ैलों को बताती हूँ। फिर चाची एक मोटा सा डंडा लेकर विनोद के साथ तीनों बहनों के पास जाती है और फिर वो शैतान चाची डंडे से उन तीनों बहनों को मारने लगती है। इतना मार खाने की वजह से तीनों बहनें फूट फूट कर रोने लगती हैं। माँ, आज इन तीनों को खाना देने की कोई जरूरत नहीं है। आप कुछ दिन इन्हें भूखा ही रहने दो, तभी इन्हें समझ आएगा। विनोद भैया, आप हमारे साथ ऐसा मत कीजिए। हमने बहुत मेहनत से खाना बनाया था। अगर आपको कुछ और खाना है तो वो बता दीजिए, मैं वो अभी बना देती हूँ। मगर मेरी बहनों को भूख से मत तड़पाइए, वो अभी बहुत छोटी है। रानी उनके सामने बहुत मिन्नतें करती है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनते और फिर विनोद तीनों बहनों को एक कमरे में बंद कर देता है। इस तरह उन्हें कमरे में बंद हुए 2 दिन गुजर जाते हैं। भूख और प्यास से छोटी तारा की हालत खराब होने लगती है। दीदी, दीदी, मुझे बहुत प्यास लगी है। पानी पीना है मुझे पानी लाकर दो ना। पानी। तारा, चंदा, तुम दोनों यहाँ पर रुको, मैं अभी कुएं से पानी लेकर आती हूँ। तुम यहीं पर मेरा इंतजार करना। रानी खिड़की से किसी न किसी तरह बाहर निकल जाती है। उसके पाँव में चोट भी लग जाती है, लेकिन फिर भी वो पानी भरने कुएं पर चली जाती है। आखिरकार किसी तरह वो कुएं के पास पहुँच ही जाती है, लेकिन कुएं पर पहुंचकर वो जोर जोर से रोने लगती है। माँ, पापा, आप हमें छोड़कर क्यों चले गए? आप नहीं जानते हम आपके बगैर कैसे जी रही है। अभी तारा की हालत बहुत खराब है। उस छोटी सी बच्ची ने 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। रानी ऐसे ही रो रही थी कि तभी उसकी कुछ आंसू की बूंदें कुएं पर गिर जाती है और उस कुएं से तेज रोशनी आने लगती है और तभी वो कुआं बोल पड़ता है। बेटा चुप हो जाओ, तुम्हारे सभी दुख खत्म हो जाएंगे। ये लो जादुई 3 लहंगे तुम्हारे और तुम्हारी बहनों के लिए। तुम्हें जब भी कुछ चाहिए होगा ये जादुई लहंगे तुम्हें वो सब कुछ देंगे। क्या सच में? धन्यवाद कुआं जी। उसके बाद रानी खुशी खुशी वो लहंगे लेकर अपने घर आ जाती है और अपनी बहनों को वो जादुई लहंगे के बारे में बताती है, जिसके बाद तीनों बहनें वो जादुई लहंगे पहन लेती हैं। लेकिन तभी रानी जादुई लहंगे से कहती है, हे जादुई लहंगे, हमें बहुत तेज भूख लगी है, हमें कुछ खाने के लिए दे दो। रानी के इतना कहते ही वहाँ पर बहुत सारा खाना आ जाता है और रानी की दोनों बहनें उसे देखकर हैरान हो जाती हैं। पर ये सब उनकी शैतान चाची और विनोद भी देख लेता है। अच्छा, तो ये तीनों जादुई लहंगे हैं। रुको, अभी इनसे ये लहंगे छीन लेती हूँ। चलो तुम तीनों, मुझे दो ये लहंगे। मैंने कहा मुझे दो, अभी के अभी। नहीं चाची जी, ये लहंगे हमारे हैं। मुझे ये जादुई कुएं ने दिए हैं। हाँ, हम ये लहंगे आपको नहीं दे सकते चाची जी। आपने हमसे सब कुछ तो छीन लिया, इसे तो मत लो चाची जी। क्या कहा? नहीं देगी? मैं खुद ले लूंगी फिर। विनोद, चल छीन ले इनसे बेटा। फिर चाची और विनोद तीनों बहनों से लहंगे छीनने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी तारा अपने जादुई लहंगे से कहती है, हे जादुई लहंगे, मारो इन दोनों को। जादुई लहंगे के जादू से उन दोनों के ऊपर बड़े बड़े पत्थर गिरने लगते हैं और वो दोनों जख्मी हो जाते हैं। अरे तारा बेटी, माफ कर दो अपनी चाची को। अरे रोक दे बेटा, रोक दे, वरना मर जाएगी तेरी चाची। जाने दे तारा, माफ कर दे इन्हें। लेकिन ये बहुत गंदी है, ये हमें बहुत मारती है। अरे नहीं नहीं बेटा, माफ कर दे मुझे, आज ये बात कभी भी नहीं मारूंगी। फिर तारा अपने जादुई लहंगे से रुक जाने के लिए कहती है और उसके बाद वो तीनों बहनें वहाँ से चली जाती हैं और गांव के बाहर जाकर अपना एक नया सा घर बनवाती हैं। जादुई 3 लहंगे की मदद से वो आज एक नई जिंदगी जी पाती हैं और उन्हें अपनी शैतान चाची से छुटकारा भी मिल जाता है।
ये कहानी परीलोक की है। परिदेश में रहने वाली जैस्मिन नाम की एक परी वहाँ पर स्कूल चलाया करती थी। फिर एक शाम जब वो अपने स्कूल से घर वापस लौट रही थी, तभी अचानक रास्ते में एक भयानक राक्षस उसे रोक लेता है। उस राक्षस का चेहरा दिखने में पूरी तरह से बदसूरत था। मुझे तेरे जैसी ही खूबसूरत परी की तलाश थी। तुझे मार कर मैं अपनी चुड़ैल को तेरा मांस खिलाऊंगा। फिर तेरे शरीर की सारी खूबसूरती मेरी चुड़ैल के अंदर आ जाएगी और वो बहुत ही खूबसूरत हो जाएगी। राक्षस की ये बातें सुनकर जैस्मिन परी के हाथ पैर कांपने लगते हैं। देखो, मैंने तो तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा है, फिर तुम अपने स्वार्थ के लिए मेरी जान क्यों लेना चाहते हो? मेहरबानी करके मुझे जाने दो, छोड़ दो मुझे। मैं एक राक्षस हूँ। मैं बहुत ही मतलबी और बेरहम हूँ। मैं हमेशा सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचता हूँ। तेरे रोने धोने का मुझ पर कोई भी असर नहीं होने वाला, समझी? उसके बाद वो राक्षस जैस्मिन परी को रस्सियों से बांध देता है और उसे जमीन में घसीटते हुए अपने साथ ले जाने लगता है। लेकिन तभी अपने जादुई गुब्बारों से जा रहा परिदेश का राजकुमार ये सब कुछ देख लेता है। अरे ये क्या? ये दुष्ट राक्षस उस मासूम परी को घसीटते हुए ले जा रहा है। मुझे फौरन से उस परी को बचाना होगा। उसके बाद राजकुमार अपनी जादुई शक्तियों से हवा में उड़ते हुए उस राक्षस के सामने आ जाता है। फिर राजकुमार अपनी जादुई तलवार निकालकर राक्षस का रास्ता रोक लेता है। देख राक्षस, अगर तू जिंदा रहना चाहता है तो इस परी को छोड़कर यहाँ से भाग जा, वरना मैं तेरा सर काट दूंगा। देख राजकुमार, बड़े दिनों की तलाश के बाद मुझे ये खूबसूरत सी परी मिली है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, आज मैं इसे नहीं छोड़ने वाला। चल हट जा यहाँ से, वरना मैं अपने पंजों से तेरा सीना चीर दूंगा। लगता है तू सीधी तरह से नहीं मानेगा। अगर तुझ में हिम्मत है तो आगे आकर मेरा सामना कर। बस फिर क्या था, राजकुमार की ललकार सुनकर राक्षस का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है और वो राजकुमार पर हमला कर देता है। लेकिन राजकुमार बहुत ही फुर्तीला और बहादुर था। वो राक्षस को बिल्कुल भी संभलने का मौका नहीं देता और तलवार के एक ही वार से उसका सर काटकर अलग कर देता है। राजकुमार जी, अगर आप सही वक्त पर नहीं आते तो ये राक्षस मुझे जान से मार डालता। मेरी जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जैस्मिन परी की खूबसूरत आँखों में देखते ही राजकुमार उसके प्रेम में पड़ जाता है। सच में तुम्हारे जितनी खूबसूरत परी मैंने आज तक नहीं देखी। तुम्हें देखते ही मैं तुमसे प्रेम करने लगा हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? राजकुमार की बात सुनकर जैस्मिन परी बहुत खुश हो जाती है। आप जैसे नेक और बहादुर राजकुमार को भला कौन सी परी इनकार कर सकती है? मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर राजकुमार बहुत खुश हो जाता है। उसके बाद राजकुमार जैस्मिन परी को अपने महल में लेकर जाता है। माँ, तुम हमेशा मुझसे कहती रहती थी ना कि मैं जल्दी से शादी कर लूँ। आज मुझे मेरी पसंद की परी मिल गई है। अब मैं इसी से शादी करूँगा। लेकिन जैस्मिन परी को देखते ही रानी परी गुस्से से तिलमिला जाती है। अरे नालायक, ये तो रास्ते की कोई भिखारन है। तू इसे मेरी बहू बनाना चाहता है? नहीं नहीं, मैं इसे अपनी बहू नहीं बनाने वाली। अच्छा तो ठीक है माँ, मेरा भी फैसला सुन लो। मैं शादी करूँगा तो सिर्फ इसी परी से करूँगा, वरना मैं महल छोड़कर हमेशा के लिए चला जाऊँगा। तभी रानी परी की दासी पल्लवी धीरे से उसके कान में कुछ कहती है। पल्लवी परी की बात सुनते ही रानी परी मुस्कुराने लगती है। मुझे माफ कर दे बेटा, गुस्से में मैं कुछ ज्यादा ही बोल गई। लेकिन मैं तेरी हर बात मानूंगी क्योंकि तू मेरा इकलौता बेटा है। कल ही मैं तुम दोनों की शादी करवा दूंगी। ये सुनकर राजकुमार और जैस्मिन परी दोनों बहुत खुश होते हैं। उसके बाद राजकुमार जैस्मिन परी को अपनी जादुई शक्ति से हवा में उड़ाते हुए उसे उसके घर पहुंचा देता है। अब कल शाम को मैं इसी वक्त यहाँ बारात लेकर आऊँगा।
उसके बाद हमारी शादी हो जाएगी और हमें कोई भी अलग नहीं कर पाएगा। फिर राजकुमार वापस अपने महल चला जाता है, लेकिन उसी रात जैस्मिन परी से मिलने के लिए रानी परी की दासी पल्लवी परी आती है। सुनो बेटी, रानी परी बहुत ही दुष्ट है। उसने झूठ कहा था कि वो तुम्हारी शादी राजकुमार से करवाएगी। दरअसल वो तुम्हें जान से मारना चाहती है। रानी परी तो बहुत ही खतरनाक है। यहाँ की कोई भी परी उनका सामना नहीं कर सकती। लगता है अब मुझे वो जिंदा नहीं छोड़ेंगी। तुम चिंता मत करो बेटी, मैं तुम्हारी शादी जरूर करवा दूंगी। वो दुष्ट रानी परी तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। फिर जैस्मिन परी राजकुमार को फोन करके उसे सारी बात बता देती है। जैस्मिन परी के कहने पर राजकुमार उसी वक्त जैस्मिन परी के घर पर आ जाता है। फिर पल्लवी परी उन दोनों को परी देश के एक जादूगर के पास ले जाती है। उसके बाद पल्लवी परी उस जादूगर को सारी बात बताकर उससे मदद मांगने लगती है। वो जादूगर बहुत ही दयालु और इंसाफ पसंद था। इसके बाद जादूगर राजकुमार और जैस्मिन परी को उड़ने वाला एक घोड़ा देता है। फिर जैस्मिन परी और राजकुमार उस पर जल्दी से बैठ जाते हैं। तभी जादूगर उनसे कहता है, अब ये घोड़ा तुम दोनों को हवा में उड़ाकर चांद के ऊपर ले जाएगा। वहाँ हम जादूगरों की एक बहुत ही शानदार खूबसूरत सी बस्ती है। मैं अभी वहाँ फोन करके उनको सारी बात बता दूंगा। उसके बाद वो लोग तुम दोनों की शादी करवा देंगे। फिर वो जादुई घोड़ा राजकुमार और जैस्मिन परी को लेकर चांद की ओर निकल पड़ता है। दूसरी तरफ वो जादूगर चांद पर रहने वाले जादूगर और जादूगरनियों को फोन करके सारी बात बता देता है। राजकुमार और जैस्मिन परी जब चांद के ऊपर पहुँचते हैं तो सभी जादूगर और जादूगरनियाँ उनका धूमधाम से स्वागत करते हैं। फिर सारी तैयारी करके वो सभी राजकुमार और जैस्मिन परी की शादी करवा देते हैं। रानी परी जैस्मिन परी और अपने बेटे को ढूंढने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिलती। उधर जैस्मिन परी और राजकुमार दोनों चांद पर रहते हुए हंसी खुशी से अपनी जिंदगी गुजारते हैं। अनाया और शनाया दोनों जुड़वा बहनें थीं। बचपन से ही दोनों में बहुत प्यार था। एक दूसरे के साथ रहना, खेलना, हंसना, बातें करना, पढ़ाई भी एक साथ करना, एक जैसे कपड़े पहनना, एक ही जैसा तैयार होना। उन दोनों की जोड़ी को देखकर मोहल्ले और रिश्तेदारी के लोग उनकी बहुत तारीफ करते थे। पर स्कूल में उन दोनों को लेकर थोड़ी सी परेशानी चल रही थी, जिसके लिए उनकी क्लास टीचर उनके पेरेंट्स से बात करना चाहती थी। अनाया, शनाया, कल पेरेंट्स टीचर मीटिंग है। तुम दोनों अपने मम्मी पापा को बोल देना। ओके मैम, हम बोल देंगे। अनाया और शनाया दोनों स्कूल के गेट से बाहर आ जाती हैं। फिर शनाया अनाया से कहती है, अनाया, तुम मम्मी पापा को पेरेंट्स मीटिंग के बारे में बिल्कुल भी मत बताना। मुझे पता है मैम मम्मी पापा से हमारी क्लास अलग करने की बात कहेंगी। अरे हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अगर हम दोनों की क्लास अलग अलग हो गई तो हम दोनों बहनें अलग हो जाएंगी। ठीक है, मैं मम्मी पापा को कुछ भी नहीं कहूँगी और तुम भी मत कहना। अनाया और शनाया अपने मम्मी पापा को टीचर पेरेंट्स मीटिंग के बारे में नहीं बताती हैं। पर एक दिन उनकी क्लास टीचर उनकी मम्मी को मार्केट में मिल जाती हैं और पेरेंट्स मीटिंग की बात करती हैं। तब उनकी मम्मी को सब कुछ पता चलता है कि काफी दिनों से टीचर उनसे मिलना चाह रही थी। आपको पता है, इन दोनों की टीचर आज मुझे मार्केट में मिली थी। वो हमें पेरेंट्स मीटिंग में बुलाना चाहती थी, पर इन दोनों ने इसलिए नहीं बताया था कि इन दोनों की क्लास अलग ना हो जाए। अभी तो दोनों छोटी हैं, बड़े होकर भी इन दोनों ने साथ रहने की जिद की तो। मम्मी, हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। हाँ मम्मी, हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। कोई बात नहीं विमला, बच्चियां हैं, बड़ी होकर सब कुछ समझ जाएंगी। ऐसे ही समय बीतता गया और वक्त के साथ साथ दोनों बहनें बड़ी हो गयीं। दोनों के लिए अच्छे घरों के रिश्ते आने लगे।
अनाया और शनाया के मम्मी पापा चाहते थे कि दोनों के लिए अच्छा रिश्ता मिल जाए। अनाया एक स्कूल में टीचर थी, जबकि शनाया एक बैंक में नौकरी करती थी। दोनों के लिए अच्छे रिश्ते आ रहे थे, पर अनाया और शनाया दोनों ही हर रिश्ते के लिए मना कर देती थी। क्या हुआ अनाया? लड़का तो बहुत अच्छा था, फिर तुमने रिश्ते के लिए मना क्यों कर दिया बिटिया? बस ऐसे ही, वो मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं सब कुछ जानता हूँ, ये तुम दोनों की चाल है, इसलिए तुम दोनों हर रिश्ता मना कर देती हो। ऐसे कैसे चलेगा जी? आप इन दोनों के लिए रिश्ते लाते रहोगे और ये दोनों हमेशा मना करती रहेंगी। हेलो जी, बोलिए। जी ओके, थैंक यू सो मच, आपने मेरी बहुत बड़ी मदद कर दी। मैं आपसे कल मॉर्निंग में बस स्टॉप पर मिलती हूँ। जी ओके ओके। क्या हुआ अनाया, तुम इतनी खुश क्यों हो गई? किसका फोन था? अरे आज सुबह बस स्टॉप पर मेरा पर्स गिर गया था। मैं जल्दी में थी तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया, और यहाँ घर आई तो यहाँ ये सब हो गया, तो मैं तुम्हें बताना ही भूल गई। वो मेरा पर्स जिनको मिला है उन्हीं ने कॉल किया था। उनका नाम विहान है, उनको मिल गया है। उन्होंने मेरे कार्ड्स पर मेरा नंबर देख लिया था, तो मुझे अभी अभी कॉल किया है। कल सुबह वो मुझे बस स्टॉप पर मिलेंगे, तो मैं उनसे ले लूंगी। ये तो बहुत अच्छा हुआ, वरना आजकल के जमाने में ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं जो किसी का पर्स लौटा दे। अगले दिन अनाया विहान से मिलती है। विहान उसे पर्स दे देता है। धीरे धीरे दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है। अनाया को विहान का स्वभाव बहुत अच्छा लगता है। एक दिन विहान ने अनाया से कहा, अनाया, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मुझे तुम बहुत पसंद हो। विहान, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, सॉरी, मुझे माफ करना। हम अच्छे दोस्त बनकर रह सकते हैं, पर शादी नहीं। पर अनाया, कोई तो वजह होगी जिस कारण तुम मना कर रही हो। विहान, मैं वजह नहीं बता सकती। अच्छा, मुझे देर हो रही है, अब मैं चलती हूँ। अनाया विहान को प्यार तो करती थी, पर वो विहान से भी ज्यादा अपनी बहन शनाया को प्यार करती थी। अनाया विहान से शादी के लिए मना कर देती है और वापस घर आ जाती है। कुछ दिन से अनाया बहुत उदास थी। शनाया भी ये सब देख रही थी। अनाया, तुम मेरे लिए अपने प्यार को क्यों छोड़ रही हो? तुम विहान से शादी के लिए हाँ कर दो। नहीं शनाया, हम दोनों बहनों ने हमेशा साथ रहने का वादा किया था, इसलिए हम अगर शादी करेंगे तो उसी घर में करेंगे जिस घर में जुड़वा भाई होंगे। हम जुड़वा बहनें उसी घर में शादी करके जाएंगे। अपनी बेटियों की बात उनके माता पिता सुन लेते हैं। वो दोनों चिंता में पड़ जाते हैं। अनाया और विहान को मिले कुछ दिन बीत चुके थे। एक दिन अनाया अपने कमरे में उदास बैठी हुई थी कि तभी उसके फोन पर विहान का कॉल आता है। विहान, मैंने तुम्हें मना किया था ना, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, मेरी कुछ पर्सनल वजह है। अनाया, मैंने तुम्हें इसलिए फोन किया है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता था कि मैं आज अपनी फैमिली के साथ लड़की देखने जा रहा हूँ। लड़की मुझे बहुत पसंद है और मेरी फैमिली भी उसे पसंद करती है। ओह अच्छा, तुम्हें वो लड़की पसंद है, चलो अच्छी बात है, कांग्रेचुलेशंस। ओके बाय, रखता हूँ। अनाया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी उसकी मम्मी उसे आवाज लगाती है। अनाया बेटा, शनाया कब की तैयार हो चुकी है। बुआ जी के घर फंक्शन शुरू हो जाएगा और हम अगर देर से पहुँचेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। माँ, मेरा जाना क्या जरूरी है? मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। अनाया देख यार, पहले ही ये साड़ी बांधकर मैं दुखी हो चुकी हूँ, ऊपर से तू ड्रामे मत कर। जल्दी से तू भी ये साड़ी पहनकर तैयार हो जा। अनाया और शनाया फंक्शन में जाने के लिए तैयार हो चुकी थी कि तभी उनके पापा किसी के साथ घर में एंट्री करते हैं। आइए आइए भाई साहब, आओ बेटा। और आप सबको घर ढूंढने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? अनाया देखती है कि उसके सामने विहान और उसकी फैमिली खड़ी है, पर विहान के साथ हूबहू उसका हमशक्ल एक और लड़का भी खड़ा था जो बिल्कुल विहान का जुड़वा लग रहा था। अंकल, ये मेरा जुड़वा भाई विवान है, कल ही लंदन से वापस आया है। अच्छा अच्छा, जिनके बारे में तुमने बताया था। हाँ हाँ हाँ। नमस्ते अंकल।
भाई साहब, हमें तो अपने दोनों बेटों के लिए जुड़वा लड़कियां मिल जाएंगी, ये हमने कभी सोचा ही नहीं था। बिल्कुल जी, दोनों बच्चियाँ कितनी प्यारी हैं। विहान बेटा, इनमें से अनाया कौन है, मिलवाओ तो। अब तक अनाया और शनाया कुछ भी नहीं समझ पाई थी। बुआ जी के घर फंक्शन में जाना तो एक बहाना था, और विहान ने जो फोन किया था कि वो लड़की देखने जा रहा है, सच तो ये था कि वो लड़की अनाया ही थी। अनाया शनाया के पिता उन्हें सब कुछ बताते हैं। एक दिन अनाया के फोन पर विहान का कॉल आया था। उस समय अनाया वहाँ पर नहीं थी। अनाया के पापा ने विहान का फोन उठा लिया था। तब इस बारे में कि अनाया और शनाया जुड़वा बहनें हैं और वो जुड़वा भाइयों से ही शादी करना चाहती हैं, विहान को इस बारे में पता चला। और चांस की बात ये थी कि विहान और विवान भी जुड़वा भाई थे, पर विहान और विवान ने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि वो दोनों जुड़वा बहनों से शादी कर पाएंगे। पर शायद उन दोनों के संजोग ऐसे ही लिखे थे। सब लोग इस रिश्ते से बहुत खुश होते हैं। अनाया और शनाया दोनों बहनें गले मिलती हैं। दोनों की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। एक ही मंडप में अनाया और शनाया दुल्हन बनती हैं और धूमधाम से दोनों जुड़वा बहनों की शादी दो जुड़वा भाइयों से हो जाती है। सालों पुरानी बात है। जोधपुर नाम के एक राज्य में राजकुमारी तानिया रहा करती थी। राजकुमारी तानिया के जीवन का एक बड़ा दुख ये था कि उसकी माँ पागल थी, इसीलिए उसे महल के तहखाने में रखा जाता था। राजकुमारी तानिया हर रोज अपनी माँ के लिए खाना लेकर वहाँ जाती थी और थोड़ा समय उनके साथ बिताया करती थी। फिर एक दिन राजकुमारी तानिया वहाँ के सबसे बड़े मॉल में शॉपिंग कर रही थी। उसी समय पड़ोसी देश का राजकुमार वहाँ घूमने आया था। उस राजकुमार की नजर जैसे ही तानिया पर जाती है तो राजकुमारी तानिया की खूबसूरती पर राजकुमार मोहित हो जाता है। फिर अपने महल पहुँचने के बाद राजकुमार अपनी माँ को राजकुमारी तानिया के बारे में सब कुछ बता देता है। ये सब सुनकर रानी भी बहुत खुश हो जाती है। ठीक है बेटा, हम कल ही राजकुमारी तानिया के पिता से तुम्हारी शादी की बात करेंगे। फिर अगले दिन राजकुमार अपनी माँ के साथ राजकुमारी तानिया के महल में आ जाता है। मेरे बेटे को आपकी बेटी तानिया बहुत पसंद है, वो उसी से शादी करना चाहता है। आपका बेटा बहुत ही हैंडसम और नौजवान है, साथ ही मैंने इसकी बहुत तारीफ सुनी है। मुझे ये रिश्ता मंजूर है। ये सुनकर राजकुमार और रानी बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ राजकुमारी तानिया की सौतेली माँ काजोल और उसकी सौतेली बहन पिंकी को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। माँ, मैंने सुना है उनका राज्य हमारे राज्य से बहुत बड़ा है और संपन्न है। काश इस राजकुमार से मेरी शादी हो पाती। मेरी प्यारी बेटी, मेरे रहते हुए तेरी कोई ख्वाहिश अधूरी रह जाए, ये कभी हो ही नहीं सकता। जिस तरह मैंने सालों पहले तानिया की माँ को पागल बनाकर उसे तहखाने में बंद करवा दिया था, उसी तरह मैं तानिया को भी पागल बनाकर इस राजकुमार से तेरी शादी करवा दूंगी। काजोल उसी वक्त अपने भरोसेमंद जादूगर लियो को बुलाकर उसे अपनी चाल के बारे में सब कुछ बता देती है। फिर अगले दिन तानिया अपनी सहेलियों के साथ गार्डन में मजे कर रही थी और प्यारी प्यारी चिड़ियों से बातें कर रही थी कि तभी अचानक एक काली चिड़िया उड़ती हुई वहाँ पर आ जाती है और वो चिड़िया फौरन से राजकुमारी तानिया के सर पर अपनी चोंच मारने लगती है। अरे बाप रे, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अचानक से ये काली चिड़िया कहाँ से आ गई और ये मुझे चोंच क्यों मार रही है? फिर अगले ही पल वो चिड़िया उड़ते हुए वापस जादूगर लियो के पास पहुंच जाती है। लेकिन इससे राजकुमारी तानिया को अभी कुछ भी नहीं होता है, बस उसके सर में थोड़ा दर्द होने लगता है। फिर एक हफ्ते बाद राजकुमार और राजकुमारी तानिया की सगाई का दिन आ जाता है। लेकिन सगाई के वक्त तानिया को पागलपन के दौरे पड़ने लगते हैं और वो एक मोटा सा डंडा लाकर उससे अपनी होने वाली सास को मारना शुरू कर देती है। ये सब क्या है? ये राजकुमारी पागल हो गई है क्या? ये तो अपनी होने वाली सास को ही मार रही है। तभी काजोल जोर जोर से रोते हुए सबसे कहती है,
अरे नहीं, मुझे जिसका डर था वही हो गया। तानिया की माँ पागल है, इसीलिए उसके पागलपन का असर तानिया पर भी पड़ना शुरू हो गया है। हाँ माँ, मुझे तो लग रहा था तानिया एक सामान्य राजकुमारी है, लेकिन इसे तो पागलपन के दौरे पड़ते हैं। अच्छा हुआ शादी के पहले इसकी सच्चाई सामने आ गई। अब मैं अपने बेटे की शादी इससे कभी नहीं करूँगी। अगर आप बुरा न माने तो मेरी बेटी से आप अपने बेटे की शादी करवा दीजिए। मेरी बेटी बहुत ही लायक है। हाँ, मैं ऐसा ही करूँगी, लेकिन सबसे पहले इस पागल राजकुमारी को कहीं बंद करो। उसके बाद काजोल के कहने पर सिपाही राजकुमारी तानिया को पकड़कर उसे उसकी माँ के पास तय खाने में बंद कर देते हैं। उधर पिंकी और राजकुमार की सगाई हो जाती है, लेकिन राजकुमार मन ही मन इस सगाई से बहुत दुखी था। फिर एक दिन वो बुरा जादूगर लियो एक खतरनाक नदी में रहने वाली आदमखोर मछलियों को पकड़ने के लिए जाता है, ताकि वो अपनी काली जादुई शक्तियों को और ज्यादा बढ़ा सके। लेकिन तभी अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वो उस नदी में जाकर गिर जाता है। वो आदमखोर मछलियाँ उसे संभलने का बिल्कुल भी मौका नहीं देती और उसके शरीर को नोच नोच कर खा जाती है। फिर उस दुष्ट जादूगर के मरते ही उसकी गुलाम काली चिड़िया एक सफेद चिड़िया के रूप में बदल जाती है। अरे, लगता है वो दुष्ट जादूगर लियो मर गया, इसीलिए मैं अपने असली रूप में वापस आ गई हूँ। फिर वो चिड़िया उड़ते हुए महल के तय खाने में पहुँच जाती है। उसके बाद वो राजकुमारी तानिया और उसकी माँ के सर पर अपनी चोंच मारकर उनके पागलपन को पूरी तरह से दूर कर देती है। उसके बाद चिड़िया उन दोनों के साथ महल जाकर राजा को काजोल और पिंकी की हरकत के बारे में सब कुछ बता देती है। सच्चाई जानकर राजा बहुत क्रोधित होता है और इसी वक्त उन दोनों माँ बेटी को हमेशा के लिए अपने राज्य से बाहर भगा देता है। दूसरी तरफ राजकुमार और उसकी माँ को जब असलियत पता चलती है तो वो दोनों राजकुमारी तानिया से माफी मांगते हैं। फिर कुछ ही दिनों में राजकुमारी तानिया और राजकुमार की बड़े ही धूमधाम से शादी हो जाती है और राजकुमारी तानिया राजकुमार के साथ हंसी खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगती है। बहुत समय पहले की बात है। अंजलि और मीनाक्षी दोनों एक ही क्लास में पढ़ती थी और दोनों बहुत ही अच्छी दोस्त थी। अंजलि एक अमीर परिवार से थी। उसके पिता बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। वहीं दूसरी तरफ मीनाक्षी एक गरीब परिवार से थी। उसके पिता फल बेचने का काम किया करते थे। एक दिन मीनाक्षी अंजलि से कहती है, हेलो अंजलि, कैसी हो तुम? ओह हेलो मीनाक्षी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम कैसी हो? अच्छा ये बताओ, पिकनिक में कौन सी ड्रेस पहनने वाली हो? अगर मुझे तुम्हारा पता चल जाएगा तो मैं भी सेम कलर का ड्रेस ही खरीद लूंगी। बहुत मजा आएगा, सब लोग हमें ही देखेंगे। वो शायद मैं पिकनिक पर ना जा पाऊँ क्योंकि पिकनिक की फीस बहुत ज्यादा है और पापा के पास इतने सारे पैसे नहीं हैं, इसीलिए मैं नहीं जा पाऊंगी। पर तुम खूब एंजॉय करना, ठीक है? ओहो कम ऑन यार, तुम टेंशन फ्री रहो, मैं हूँ ना। मैं अपने डैडी से बोलकर तुम्हारी भी फीस भरवा दूंगी। सो जस्ट चिल यार। नहीं अंजलि, ये ठीक नहीं होगा। मैं अपने घर पर क्या बोलूँगी? अरे बोल देना कि प्रिंसिपल मैम ने तुम्हारी फीस माफ कर दी है। तुमने क्लास में टॉप किया था ना, इसलिए। अगर तुम नहीं गई फिर मैं भी नहीं जाऊंगी। मीनाक्षी अंजलि को मना नहीं कर पाती है। अंजलि इसी तरह कई मौके पर मीनाक्षी की मदद किया करती थी। मीनाक्षी पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, इसीलिए वो अंजलि को पढ़ाई में मदद करती थी। लेकिन उन दोनों की दोस्ती अंजलि की माँ अवंतिका को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। एक दिन अंजलि की माँ कहती है, अंजलि तुमने जो नए जूते लिए थे वो कहाँ पर हैं? मम्मी वो जूते तो मैंने तुम्हारी जुबान क्यों लड़खड़ा रही है? इससे मैं सब कुछ समझ रही हूँ कि तुमने वो जूते मीनाक्षी को दे दिए हैं। तुम्हें मैंने कितनी बार समझाया है कि उस लड़की ने अपना मतलब निकालने के लिए ही तुमसे दोस्ती की है, क्योंकि तुम अमीर हो और वो गरीब है। उसके पास अच्छी चीजें नहीं है,
इसीलिए वो तुम्हारे आगे पीछे घूमती है। उसके साथ रहोगी तो इससे तुम्हारा स्टेटस डाउन होगा बेटा। अंजलि अपनी माँ को कुछ भी नहीं कहती है और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही बहुत समय बीत गए और अब दोनों सहेलियाँ कॉलेज में भी एक साथ पढ़ने लगी। लेकिन समय के साथ साथ दोनों के बीच बहुत कुछ बदल गया था। अंजलि की सोच अब अपनी माँ की तरह ही हो गई थी। अंजलि अभी भी मीनाक्षी को अपनी दोस्त मानती थी, लेकिन जाने अनजाने में अंजलि उसकी गरीबी का मजाक उड़ाया करती थी। एक दिन मीनाक्षी अंजलि से कहती है, अरे वाह अंजलि, तुम्हारा बैग तो बहुत सुंदर लग रहा है। सुंदर तो होगा ही ना, इतना हाई प्राइस का जो है, सबसे बेस्ट ब्रांड का है ये। ओह सॉरी, मैं तो भूल ही गई थी कि तुम्हें तो ब्रांड वगैरह के बारे में कहाँ से पता होगा। इतना कहकर अंजलि वहाँ से चली जाती है। मीनाक्षी को अंजलि का ऐसा व्यवहार बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। उधर दूसरी तरफ मीनाक्षी के मम्मी पापा को उसकी शादी की चिंता सताने लगती है। उन्होंने बहुत सोच समझकर मीनाक्षी की शादी अंगद के साथ तय कर दी। अंगद एक अच्छा लड़का था, लेकिन आर्थिक हालत उसकी भी कुछ अच्छी नहीं थी। जब ये बात अंजलि को पता चली तो वो मीनाक्षी के पास आई और बोली, अरे मीनाक्षी, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम्हारी शादी होने वाली है? मैं तो शादी करना ही नहीं चाहती थी, लेकिन मम्मी पापा मान ही नहीं रहे हैं। हाँ, कर लो शादी। वैसे भी तुम्हारे मम्मी पापा बहुत ही पुरानी सोच के हैं, जो अभी से तुम्हारी शादी के बारे में सोच रहे हैं। मीनाक्षी को अंजलि की ये बात बहुत बुरी लगती है। मीनाक्षी सोच लेती है कि अब वो अंजलि से कभी दोबारा बात नहीं करेगी। कुछ दिनों बाद मीनाक्षी की शादी अंगद से हो जाती है। अंगद बेशक ज्यादा नहीं कमाता था, लेकिन वो मीनाक्षी की सारी जरूरतों का ख्याल रखता था। ऐसे ही 4 साल बीत गए। एक दिन अचानक मीनाक्षी के पास अंजलि का फोन आया। हेलो मीनाक्षी, कैसी हो तुम? अरे अंजलि, आखिर इतने सालों बाद तुम्हें मेरी याद आ ही गई ना। मैंने तुम्हें इसलिए फोन किया है क्योंकि 2 दिन के बाद मेरी मैरिज एनिवर्सरी है। शादी में तो मैं तुम्हें बुला नहीं पाई, तो सोचा एनिवर्सरी में ही बुला लेती हूँ। मैं तुम्हें लेने के लिए अपनी गाड़ी भेज दूंगी। नहीं, हम लोग आ जाएंगे, और वैसे भी तुमसे मिलने का बहुत मन है मेरा। फिर मीनाक्षी और अंगद अंजलि की एनिवर्सरी की पार्टी में चले जाती हैं। अंजलि एक बहुत ही बड़े बंगले में रहती थी। ये सब देखकर मीनाक्षी बहुत खुश हो जाती है। अंजलि के घर पर पहले से ही उसके बहुत सारे दोस्त मौजूद थे। मीनाक्षी ने अंजलि को जैसे ही देखा तो तुरंत ही उसको गले से लगा लिया, लेकिन अंजलि ने उसे खुद से दूर कर दिया और गुस्से से बोली, क्या कर रही हो मीनाक्षी? मेरी इतनी महंगी ड्रेस खराब हो जाएगी। और जब तुम आ ही गई थी तो मुझे फोन क्यों नहीं किया? मैंने सोचा कि तुम्हें सरप्राइज दे दूं। सॉरी अगर तुम्हें बुरा लगा तो। हाँ, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। ये सब एजुकेटेड हाई क्लास की होती है। भला इस बारे में तुम क्या जानो? थोड़ी ही देर बाद अंगद भी वहाँ पर आता है। अंजलि अंगद को देखती है और बिना कुछ बोले अपने दोस्तों के साथ बात करने चली जाती है। मीनाक्षी अपने मन में ही कहती है, अगर अंजलि को यही सब करना था तो मुझे पार्टी में बुलाया ही क्यों है। थोड़ी देर बाद अंजलि मीनाक्षी को एक कोने में बुलाती है और उससे कहती है, एक प्रॉब्लम हो गई है मीनाक्षी। मेरी मैट की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई, इसीलिए उसे जाना पड़ा। अब सारे मेहमान आ गए हैं, खाना पीना सब देखना है। क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? हाँ, क्यों नहीं, बताओ क्या करना है। अंजलि मीनाक्षी को किचन में लेकर जाती है और धीरे धीरे सारा काम उसी पर डाल देती है। अंगद को ये सब देखकर अच्छा नहीं लग रहा था। अंजलि ने अपने पति से मीनाक्षी को मिलवाया तक नहीं, और यहाँ तक कि उसने मीनाक्षी और अंगद से खाना खाने तक के लिए भी नहीं पूछा। ये सब देखकर आखिर में मीनाक्षी अंजलि से पूछ ही लेती है, अंजलि सच सच बताओ, तुमने इस पार्टी में मुझे किस हैसियत से बुलाया है? क्या मैं तुम्हारी दोस्त नहीं हूँ?
दोस्त? ओह गॉड, इस दुनिया में जी रही हो मीनाक्षी? तुमसे दोस्ती करना बचपन की बात थी। वैसे बराबरी की तो तुम मेरी तब भी नहीं थी, लेकिन अब तो तुम मेरे बगल में भी खड़ी रहने के लायक नहीं हो। जरा अपने कपड़े और स्टेटस को देखो। मैंने तो तुम्हें इसलिए बुलाया था क्योंकि मुझे काम संभालने के लिए किसी की जरूरत थी। सोचा इस बहाने तुम भी मुंबई का हाई क्लास स्टेटस देख लोगी। और तुम टेंशन बिल्कुल भी मत लो, मैं तुम्हें तुम्हारे काम का अच्छा खासा पेमेंट कर दूंगी। अंजलि की ये बात सुनकर मीनाक्षी को बहुत गुस्सा आता है और वो रोते हुए वहाँ से चली जाती है। अंगद मीनाक्षी की आंखों में आंसू देखकर उसे संभालता है। ऐसे ही कुछ महीने बीत गए। अंगद ने बहुत मेहनत की और उसका प्रमोशन हो गया। उसकी कमाई अब पहले से 3 गुना हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ अंजलि के पति पर उसके ही कंपनी का एक एम्प्लॉई धोखाधड़ी और धांधली का आरोप लगा देता है। अंजलि और उसके पति की मुसीबतें बढ़ने लगती हैं। कर्जा चुकाने के लिए उन्हें अपना बंगला बेचना पड़ता है। अंजलि को जिन पैसों पर इतना घमंड था वही अब उसके पास नहीं थे। मीनाक्षी को अपनी एक पुरानी दोस्त से अंजलि के बारे में सब कुछ पता चल जाता है। अंजलि की इस हालत के बारे में जानकर मीनाक्षी अपने पति से बात करती है। अंगद, मैं जानती हूँ कि अंजलि ने हमारे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है, लेकिन वो फिर भी मेरी दोस्त है। अगर आप ठीक समझे तो मैं उसकी मदद करना चाहती हूँ। अंगद अंजलि और उसके पति के बारे में पता लगाता है और अपने एक दोस्त की मदद से उसकी हेल्प करता है। अंगद का दोस्त अंजलि और उसके पति को रहने के लिए घर देता है और उसके पति को एक नौकरी भी दे देता है। कुछ दिनों बाद अंजलि को जब सच्चाई का पता चलता है तो वो बहुत ज्यादा शर्मिंदा होती है। अंजलि तुरंत ही मीनाक्षी से मिलने के लिए उसके घर पर आ जाती है और रोते हुए कहती है, मीनाक्षी, पैसों के नशे में चूर होकर मैंने तुम्हें ना जाने कितना कुछ कहा है। तूने प्रूफ कर दिया कि तुम हमेशा से सही थी और मैं गलत। मुझे माफ कर दो मीनाक्षी, मुझे माफ कर दो। अरे कोई बात नहीं अंजलि, तुम्हें अपनी गलती का एहसास है, बस इतना ही बहुत है। तुम बचपन में भी बहुत अच्छी थी, बस बीच में ही थोड़े टाइम के लिए भटक गई, लेकिन कोई बात नहीं, अब तो सब कुछ ठीक हो गया है ना। इतना कहकर मीनाक्षी अंजलि को गले से लगा लेती है। उसके बाद दोनों फिर से बचपन की तरह बेस्ट फ्रेंड्स बन जाती हैं और खुशी से रहने लगती हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।